अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ना सब्सक्राइब करने के लिए कहना है आज मैंने, ना ये कहना है कि देखें, आप देखें नहीं देखें। आज मैंने बात करनी है अरशद साहब की। खबरें बहुत ढेर सारी हैं करने वाली आज भी, सियासी खबरें, लेकिन आज बात करते हैं सिर्फ अरशद साहब की। अरशद साहब के मुतालिक सुबह से दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, हर एक का दिल बोझल है, आवाज़ भारी हुई हुई है। कोई फ़ोन पे रो रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं नहीं रोया करता अरशद साहब को याद करके ज़्यादा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये दुख, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया था, मैं उनको ये कह रहा था कि ये दुख जो है ये शेयर नहीं किया जाता। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं कैसे फ़ील कर रहा हूँ, कितना गहरा इम्पैक्ट था, मैं क्या फ़ील करता हूँ। मैं अरशद साहब के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसा हुआ था, मैं आगे से कोई मुनासिब जवाब भी नहीं देता। अरशद साहब के बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनसे मैं बात नहीं करता, ना उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाता। बड़े अच्छे दोस्त, जो मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, जो डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन जो अरशद साहब की बातें हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले वो कैसे इंसान थे। आपने टीवी पे देखा, आपने असल ज़िंदगी में नहीं देखा। वो जब देखेंगे आप तो अंदाज़ा होगा आपको कि यार कितना एक अच्छा इंसान था। आपको मैं क्या बताऊं, ये लोग अरशद साहब के मरने पर, उनकी शहादत पर खुशियां मना रहे थे। आज अरशद साहब सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो नज़रिया बन गया, वो एक अज़म बन गया, वो एक वादा बन गया। इस बार जो सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन है वो आप देखिए ज़रा अरशद साहब का। आपको याद हो, आज से 3 साल पहले हम अरशद साहब का जनाजा उठाने के लिए बैठे थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। आज वो साहिबान कहाँ हैं? पब्लिक में मुंह नहीं दिखा सकते। अरशद साहब की तस्वीर मैं साथ लेके घूमता हूँ, मोबाइल पे लगा के घूमता हूँ, पब्लिकली लेके घूमता हूँ। ये लोगों के साथ कोई तस्वीर लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तारीख़ के इतने स्याह किरदार बन जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आज वो औरत जो अरशद साहब की डेड बॉडी की तस्वीर पे तंज कर रही थी, वो किधर है? आज लोग लानते भेजते हैं और कानून बनाए जा रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई बोलो तो गिरफ्तार कर लो। आज किधर है वो जो कहता था मुझे अपने दरमियान में देख के आपको हैरत होगी? आज वो खुद हैरत से कोने में बैठा हुआ है कि मैं बाहर जाता हूँ, लोग मेरे पे थूकते हैं। तो ये मैं कई दफ़ा लोगों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार बीमार थे अरशद साहब, हार्ट इशू था, स्टंट डलने से डलवाते भी नहीं थे। मैंने कितना अरसा ज़िंदा रहना है, मैंने मर जाना है। उन्होंने कितना अरसा ज़िंदा रहना है, सब ने इस दुनिया से चले जाना है। यार नॉर्मली बंदा चला जाता है, आपको सब्र आता है। ये जो जनाजा था, आप लोगों में से किसी ने अगर अटेंड किया हो, मुझे नहीं पता किसने अटेंड किया, मुझे कोई आइडिया नहीं उस दिन क्या हुआ। मैं जनाजे के साथ खड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मुझे अभी तक मेरे सामने ये मामला हेज़ी है। हम लोग पिस के रह गए थे। मेरा मोबाइल भी किसी बेगैरत ने उस दिन निकाल लिया था, खैर नया मोबाइल लिया था। तो कुछ आइडिया नहीं। आप वो जनाजा देख लें तो आपको मालूम हो जाता है कि उस दिन एक रेफरेंडम था, उस दिन एक आवाम की आवाज़ थी, एक आह थी, एक चीख थी जो बरसों सुनाई देगी। खैर छोड़ें इसको, आगे चलते हैं जनाब। एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है मोहम्मद इमरान साहब, सीनियर डिफेंस रिपोर्टर हैं, अरशद साहब के बड़े अच्छे दोस्त। इस्लामाबाद फाइल्स के नाम से उनका चैनल भी है, मैंने आपको बताया था। मैं उनकी प्रमोशन भी कर दूं, बाद में कहता है यार तू मेरा जिक्र नहीं करता। तो मोहम्मद इमरान साहब अरशद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। बल्कि इमरान साहब की और अरशद साहब की एक डील थी। ये एक ऐसी डील थी जो कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं थी। वो डील क्या थी? वो डील ये थी कि हर साल सर्दियां होती थी तो मोहम्मद इमरान साहब पहुंच जाते थे हमारे दफ्तर, और वो कहते थे अरशद साहब सर्दियां आ गई हैं, एक आधा स्वेटर हो जाए। तो फिर अरशद साहब उनको उनकी मर्ज़ी की दुकान से एक महंगा तरीन स्वेटर जो सबसे उनको अच्छा पसंद आता था वो उनको लेके देते थे। ये एक रिचुअल था जो हर साल चला आ रहा था। वो ऑक्सफोर्ड पे जाए, वो बोनेंजा पे जाए, वो इस पर जाए, वो अरमानी पे चले जाए, गुची पे चले जाए, अरशद साहब ने बात नहीं करनी कि कितने का। अरशद साहब ने कहना यार ये अच्छा लग रहा है, ले लेते। इसके अलावा कोई बात नहीं होती। एक दफ़ा इमरान साहब भूल गए। हालांकि इमरान साहब ऐसे आदमी नहीं है जो स्वेटर लेना भूल जाए, लेकिन इमरान साहब भूल गए स्वेटर लेना। तो हम लोग जा रहे थे ब्लू एरिया में, अरशद साहब गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी चलाते बेवेले सेंटर रुक गए। इमरान साहब ने कहा सर क्यों है, दफ्तर चलो ना। अरशद साहब ने कहा यार वो सर्दियाँ गुजरने वाली, स्वेटर नहीं लेना। फिर कैम्ब्रिज से उनको स्वेटर लेके दिया गया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि F7 में हमारा दफ्तर था, तो इमरान साहब पहुँच गए, चलो जी अरशद साहब स्वेटर लेने जाना है ऐसी। तो मैंने कहा चलो जी पीछे सफ़ा है, उधर ही चल जाते। पैदल पैदल हम 4 लोग थे, हम सफ़ा गोल्ड मॉल में घुस गए। वहाँ पर जाके मैंने इमरान साहब को कहा, मैंने कहा यार हर साल आप एक चवल किस्म का स्वेटर ले लेते हैं, मोटे पेट पे फंसा लेते हैं उसको, जैकेट, लेट्स गेट यू अ जैकेट, लेदर जैकेट।
उन्होंने कहा नहीं मैं लेदर पहनता नहीं हूँ। मैंने कहा चलो फिर कोई और जैकेट लेने। तो जनाबे वाला ग्राउंड फ्लोर से लेके हर दुकान हर में हमने इमरान साहब को जैकेटें चेक कराई। अरशद साहब खामोशी से साथ घूम रहे हैं, इस दुकान में चेक करें, उस दुकान में चेक करें। आखिरकार हम आउटफिटर्स थी या पता नहीं केड़ी थी उसमें घुस गए। वहाँ पर रेड कलर की एक जैकेट थी, बड़ी खूबसूरत जैकेट लगी। वो मैंने जैकेट पहनी, उससे कहते यार ये बहुत अच्छी लग रही है तुझे, बहुत अच्छी। इमरान साहब को पूरी नहीं आ रही थी जैकेट। अरशद साहब ने कहा ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा सर पैसे नहीं है मेरे पास, छोड़े। तो अरशद साहब ने कहा नहीं तूने लेनी है। और मैं कहा सर नहीं है मेरे पास पैसे नहीं, मैंने नहीं लेनी, मेरा खर्चा करने का दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं खर्चा लेने का। मेरा बिल्कुल 3500 रुपये की जैकेट थी, मुझे अभी तक याद है, 3500 की। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी। तो मुझे उधर जकड़ लिया गया जनाब। उधर ही मेरे जो वॉलेट है वो जेब से निकाल लिया गया, पैसों की तलाशी ली गई मुकम्मल, कार्ड चेक किए गए। वहाँ पर जाके जो साइज़ था उन्होंने कहा जी इसके पैसे काटे। पहले उसने कार्ड लगाया तो कार्ड चल पड़ा और पैसे कट गए। इस तरह एक और मेरे पास रेड कलर की जैकेट है जिसके यहाँ पर अपर है, जिसके यहाँ पर वाइट स्ट्राइप्स है, वो भी इसी तरह ज़बरदस्ती लेके दिया गया। तो ये अरशद साहब की जो कुछ आदात है ना, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो भुलाए नहीं जा सकते। आपको हंसी भी आती है, आपको अजीब अजीब आदमी थे। मैं कल पीटीआई के स्पेस में गया था, मैं वहाँ पर बता रहा था कि भाई घंटों बैठ सकते थे बगैर कुछ बोले, किसी से बात नहीं करते थे। मुझे याद है मैं पिंडी में था एक दफ़ा, तो अरशद साहब का फ़ोन आया, किधर हो तुम? मैंने कहा सर मैं घर पे हूँ। अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर बाद शाहिद साहब है हमारे एक दोस्त, उनका फ़ोन आया। हम उनके घर पे बैठा करते थे एवरी थर्सडे। मुझे आई स्टिल रिमेंबर, एवरी थर्सडे रात को 11 बजे उनके घर पहुँचते थे, सर्दी हो या गर्मी हो। वो शरीफ आदमी, वो इनकार भी नहीं कर सकता था। अरशद साहब खुद फ़ोन नहीं करते थे। अरशद साहब शो शुरू होने लगा तो अरशद साहब कहते थे यार ज़रा शाहिद साहब को फ़ोन कर दे, एक बैठे हुए। यार अरशद साहब पहले बता देते ना, सो गया होगा बंदा, सर्दी इतनी है, माइनस में टेम्परेचर है, कर फ़ोन करना, मेरा ज़हन बने। ताकि ये डिस्कशन मेरी और अरशद साहब की पता कब हो रही है? ये डिस्कशन हो रही है जब अरशद साहब को आईफ भी लगी हुई है, वो शो करने के लिए बैठे हुए हैं, 2-3 मिनट रह गए हैं शो स्टार्ट होने में। मैंने कहा अच्छा यार जल्दी कर, नहीं तो शो सही नहीं होगा। हेलो शाहिद साहब, यार वो अरशद साहब कह रहे हैं हमारे। अच्छा शाहिद साहब का कैसे? जी भाईजान आ जाए, मुझे पहले ही पता था। फिर मुझे ये भी कहते थे यार तू पहले दिन को नहीं बता सकता। मैंने कहा अरशद साहब ने बताया नहीं दिन को, मेरा तो प्लान था घर चले जाएंगे यार आज, चलो आधे घंटे का रास्ता है, 11:30 बजे घर पहुंच जाएगा, फिर 4 बजे सुबह पहुंचेंगे। वो इनकार भी नहीं करते थे, उधर बैठे रहते थे। उधर उनके ड्राइंग रूम में सिटिंग पोजीशन तय थी, किसने किधर बैठना है। एक 3 सीटर सोफ़ा था, एक साइड पर अरशद साहब बैठते थे, दरमियान वाली जगह हमेशा खाली होती थी। इधर मैं बैठा करता था, सामने खावर घुमन बैठा करता था, इस तरफ अली उस्मान बैठता था। हर बंदे को पता अगर वो कमरा खाली भी होगा, हम इतने आदी थे बैठने के वहाँ पर कि हर बंदा अपने अपने टाइम पर आके अपनी जगह पर खुद ही फिट हो जाता था। एग्जैक्ट हमेशा एक ही सिटिंग प्लेस होती थी। अमाद यूसुफ साहब बहुत अच्छे दोस्त थे अरशद साहब के, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आते थे, उनकी एक सेटिंग थी। हमने अरशद साहब की शहादत के बाद जो उनकी सालगिरह आई थी तो हमने वहाँ पर ही सेलिब्रेट की थी। तस्वीरें आपने शायद सोशल मीडिया में देखी भी हों। काशिफ साहब को बुलाया गया था, मालिक साहब भी शायद आए थे, या मन्नी मालिक साहब थे, आमने में 3 साहब आए हुए थे। तो वी सैट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अमाद साहब कराची से स्पेशली उसके लिए आए थे, तो हमने वो जगह उनके ऑनर में खाली छोड़ी हुई थी कि अरशद साहब की जगह यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा। साथ पे मैं बैठा होता था, एक सोफ़ा खाली छोड़े रखा था हमने। तो जहाँ पर आप लोग बहुत सारी कम चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी उस बंदे में इतनी खूबियाँ थी, इतना बड़ा दिमाग था उस बंदे का जर्नलिज्म में कि आप सोच नहीं सकते। और ये अरशद शरीफ था। अरशद शरीफ का जो कारनामा है जर्नलिज्म में पाकिस्तान की, वो उस दिन एक बोना गद्दे दांतों वाला घटिया आदमी वो बता रहा था कि जी वो किसी पेशावर वाले पे रखें, किसी इस पे रखें। जो अरशद साहब का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में जर्नलिज्म, स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, देयर इज़ नोबडी एल्स हू डिड दिस। पाकिस्तान में आप टीवी शोज़ देखते हैं, मैं ये कह के बात ख़त्म करूँगा, मैं बहुत लंबी बात नहीं बताना चाहता, लेकिन ये आपको ज़रूर जानना चाहिए, ये यू शुड नो दिस, कि पाकिस्तान में टीवी शोज़ हुआ करते थे जहाँ पर या एंकर प्रॉम्प्टर से देख के एक स्टोरी पढ़ना शुरू करता था, साथ विजुअल चलते थे, साथ स्लाइड्स चल जाती थी, या फिर 3 गेस्ट बैठते थे वो बकबक करते थे, या फिर एक गेस्ट बैठता था और वो बकबक करता था और एंकर सवाल जवाब करता था। अरशद साहब ने एक नया जॉनरा मुतारिफ़ करवाया। अरशद साहब जब कोई स्टोरी करते थे, वो स्टोरी उस टाइम तक रुकी रहती थी जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आते थे, जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आते थे। फिर जब वो डॉक्यूमेंट्स आते थे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ते थे, तैयारी होती थी, फिर वो कहते थे जो मैं बोल रहा हूँ वही डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे होना चाहिए। आप लोगों को टीवी का आइडिया बहुत सारों को नहीं होगा, लेकिन जिनको होगा वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर मुश्किल काम था। आज भी लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया उस टाइम पे। अभी परसों अली राजा साहब हैं, वो मिले थे, वो कह रहे थे कि अदील साहब के सामने 6-6
कागज़ खुले होते थे, अरशद साहब के पास भी वो कागज़ होते थे। अरशद साहब डिसाइड करते थे अब मैंने कौन सा पेपर चलाना है, कौन सा शॉट चलाना है, और ये रियल टाइम में देख के मैच कर रहा होता था। इस तरह हमने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ही ज़्यादा आला नस्ल का काम किया। ये बोने गंदे मुतासब तासुबी गंदे सहाफ़ी सरकारी नौकर ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो एक नई जहत मुतारिफ़ करवाई अरशद साहब ने, एक नया जॉनरा मुतारिफ़ करवाया जो कि हमारे जूनियर्स को, आजकल के सहाफ़ियों को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एज अ केस स्टडी देखने की ज़रूरत है कि यार इस बंदे ने ऐसा क्या किया, इस बंदे ने व्हाट डिड ही डू, इनकी कंट्रीब्यूशन इतनी बड़ी जर्नलिज्म के लिए जो सामने आई है, ठीक है, ये कैसे मुमकिन हुई। ज़रा आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस बंदे ने सहाफ़त, तहकीकाती सहाफ़त को बदल के रख दिया था। जो बात करता था डॉक्यूमेंट के साथ, उस डॉक्यूमेंट में एक पेज, और मैं कभी आपको शाम को खैर मज़ीद चंद बातें बताऊंगा, ख़बरें भी करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि कितनी मेहनत की है मैंने। इतनी पढ़ाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इकट्ठी मिला के नहीं की होगी जितनी मुझे अरशद साहब के साथ पढ़ना पड़ा। आपकी सोच है, अगर वो इतनी बड़ी, इतना मोटा कागज़ों का पलंदा अगर मेरे टेबल पे रख देते थे कि यार देख इसमें से क्या ख़बर है, तो आप यकीन कीजिए कि मुझे ये पता होता था कि अरशद साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं, ही एग्जैक्टली नोज़ कि कौन सी खबर है, और मुझे वो खबर मैच करनी होती थी। आपकी सोच है वो कितना पढ़ता था सुबह। हम आखिर में एक और बात बताता हूँ, पढ़ने से याद आया, अरशद साहब सुबह सवेरे अखबारें पढ़ते थे, कोई 10-15 जितनी उनको आती थी वो अखबारें पढ़ते थे। फिर उसके बाद वो अखबारों को पीला हाईलाइट करते थे। हाईलाइट करने के बाद उनकी तस्वीरें ट्वीट किया करते थे, ये स्टोरी, ये स्टोरी, ये स्टोरी। वो कभी भेज दिया करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते थे। पावर प्ले का एक ग्रुप है, आज भी वो ग्रुप मौजूद है, अरशद साहब का नंबर ऐड है उसमें आज भी। उसमें भेज देते थे कि यार ये देखो, ये स्टोरी करनी है, ये स्टोरी करनी है, ट्वीट भी करते थे। तो उनका एक शौक था एक प्रोमो बनाने का, एक अलग किस्म का प्रोमो। अब प्रोमो पे डिस्कशन क्या होती थी? प्रोमो पे डिस्कशन ही होती थी, उसमें सबसे आसान था मेरा रोल। मेरा रोल क्या था? मैं सुबह जाता था जिम। जब तक मैं और अरशद साहब 16 साल इकट्ठे काम किया, एक रिचुअल था। मैं सुबह सुबह उठ के अरशद साहब को एक फ़ोन कॉल करता था, या अरशद साहब की मुझे कॉल आती थी, जी भाईजान कैसे हैं, जी सर, जी सर। उसके बाद हम शो डिसाइड करते थे, उसके बाद हम गायब हो जाते थे, दफ्तर पहुंचते थे, काम शुरू करते थे। तो फिर उसमें चेंजेस यही कि मैं जिम जाना शुरू हुआ। मैं जिम जाता था सुबह, जिम जाने के बाद मैं वापस आता था, मैं अरशद साहब को कॉल करता था। तो अरशद साहब का प्रोमो का शौक था कि यार तू सुबह जिम जाएगा, हैवी वेट्स तू उठा रहा होगा, वो शूट करेंगे। उसके बाद मेरे पास बाइक था, मैं बाइकर बॉय था, तो एक बड़ा सा चॉपर बाइक था। मैं कहते थे तेरे उस पर शॉट्स लेंगे, फिर कहते थे मेरे शॉट्स लेंगे कुत्तों के साथ, मार्शल है उनके कुत्ते का नाम, उसके साथ, और साथ ना मैं अखबारें पढ़ाऊँगा बैठ के धूप में, और हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टोरी तैयार करूँ, मेरे ये शॉट्स होंगे। तो फिर आते थे अली उस्मान पे, तीसरा बंदा था अली उस्मान, ये ट्रिपल ए था। तो अली उस्मान के क्या शॉट लेंगे, ये सुबह क्या करता है? मैंने कहा तो लेट उठता है, जिम जाता है, नहीं जाता, बाइक भी नहीं चलाता, क्या करे, इसके बाद कुत्ता भी नहीं है। फिर हम सोचते अली का शॉट हमने जो लेना है, वो अली का शॉट हमने लेना है फुटेजेस का। फुटेजेस तैयार कर रहा है अली, क्योंकि एडिटिंग सारी अली कर रहा है। जो आप खूबसूरत तरीन डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे वो अली बनाता था। अली ये बना रहा होगा, ये बना रहा होगा। हमने बहुत प्लान किया। ये प्रोमो जो था ये इन द मेकिंग था फॉर ईयर्स। 3-4 साल हम सोचते रहते थे, अच्छा सर ये करेंगे, अच्छा इस हफ्ते कर लेते, अच्छा अगले करते, 6 महीने बाद फिर आ गए, यार तूने प्रोमो नहीं बनाया। सर यार मुझे बताया तो सही, सुबह सुबह 7 बजे मेरे घर कौन आएगा शूट करने के लिए? नहीं तू रात को कैमरा ले जा, तो खुद ही शूट कर ले। मैं अकेला जिम में कैसे शूट करूँ? मैं मोटरसाइकिल चलाते हुए अपने आप को कैसे शूट करूँ सुबह सुबह के टाइम पे? तो ये एक प्लान था जो अधूरा रह गया। अभी सोचता हूँ कि बना लिया होता तो अरशद साहब के जो यूट्यूब चैनल है उस पर चढ़ाया होता, अगर हमने शूट भी किया होता, लेकिन शूट नहीं किया तो अफसोस ही रहेगा। लेकिन फिर वही पैगाम है कि मारने से क्या मिला, वो आज एक पैगाम बन के हर दिल में उतर चुका है। लोग भूल नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। मैंने बिलक बिलक के किस तरह लोगों को अरशद साहब के लिए रोते देखा है। अननोन लोग जिनको मैं जानता नहीं हूँ, मैंने जिनकी शक्ल नहीं देखी, आई हैव नो आइडिया हु दे आर। मैंने बदतमीजियाँ की हैं, लोगों को धक्के मारे हैं, उधर जनाजे में इतने लोग थे, आई हैव नो आइडिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपने क्या उखाड़ लिया। मार तो सभी ने जाना है, तुम कौन सा क़यामत तक जिंदा रहोगे, क़यामत का ऐलान करोगे। आज वो नज़रिया बन चुका है, वो लेजेंड है। लोग किस्से बयान करेंगे उसकी दलेरी के, लोग किस्से बयान करेंगे कि एक सहाफ़ी आया था जो सहाफ़त करता था, यहाँ पर पीछे अब रह गए हैं टटपूंजिए, टट्टू सहाफ़ी, टाउट सहाफ़ी। और टाउट सहाफ़ी सहाफ़त नहीं करते, वो सिर्फ PR करते। खैर मुझे दीजिएगा इजाज़त।